नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं इस शो में हम आपके लिए। बाटा के मैनेजमेंट को सुनेंगे इस शो में, जहां पर वो बता रहे हैं कि नए स्टोर्स को लेकर उनका क्या प्लान है, इससे जुड़ा पूरा अपडेट, और साथ ही स्टॉक में आपको आगे क्या करना चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। आकाशा एयरलाइंस का जो है पहला एयरक्राफ्ट सामने आया, उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। कैसा दिख रहा है नया हवाई जहाज, आपको दिखाएंगे हम शो में। जल्द ही एयरलाइंस लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई। 2 दिन बाद निफ्टी और सेंसेक्स तेजी पर बंद हुए। बाजार में दिन भर की हलचल पर जानकारी के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका उपरानंद के पास। देखिए, आज बाजार में क्लियरली सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ बाजार को निफ्टी को इंडेक्स ने दी, और यह इंडेक्स मैनेजमेंट का काम किया वो रिलायंस ने किया। रिलायंस सुबह से ही तेज था और आपने देखा कि मूव सस्टेन भी हुए। और दूसरा इंडेक्स मैनेजमेंट का काम किया टेक्नोलॉजी स्पेस में, जहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद धीरे धीरे बेस फॉर्मेशन भी हो रहा है। निफ्टी 16,600 के ऊपर एक्सपायर हुआ, लेकिन 16,500 पे एक बड़ा पुट राइटिंग से ये क्लैरिटी मिलती है कि शायद यहाँ एक बड़ा सपोर्ट मिल बन गया है और अब हम एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए गियर अप हो रहे हैं। बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्टॉक्स पे बहुत ही डिवाइडेड सा व्यू रहा। पीएसयू बैंक स्पेस के स्टॉक्स यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कल हमने देखा, बैंकिंग स्टॉक्स में देखा कि लास्ट आवर में आउट परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन आज वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ, वो फ्रिजल आउट होता हुआ दिखा। इनफैक्ट प्राइवेट स्पेस बैंक से जो बड़े स्टॉक्स थे वो आज वीक ही आपको दिखाई दिए, एचडीएफसी बैंक जैसे, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स। तो आज जो क्लियरली इंडेक्स को मैनेज करने का काम किया रिलायंस ने किया, टेक्नोलॉजी ने किया। उसके अलावा जो बड़े मूवर्स लास्ट आवर तक निकल कर आए, सन फार्मा हमने रिजल्ट्स के बाद देखा था वहाँ 3% का डेंट पड़ा था और अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और आज वन ऑफ द टॉप गेनर भी सन फार्मा निकल कर आया। बजाज ट्विंस भी आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग देखे गए। लूजिंग पॉइंट में आपको ऑटो पैक, क्योंकि मोमेंटम प्ले चल रहा है इनमें, एक टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और उसके अलावा जो ऑटो सेल्स नंबर्स थे उसका प्ले आउट होता हुआ दिखा, तो वहाँ आपको प्रेशर दिखा। लूजिंग स्टॉक्स में आपको ऑटो और साथ ही कुछ बैंकिंग स्पेस, ये स्पेसेस है। कुछ सेक्टर मूव्स की जहाँ आप बात करेंगे, जो पूरे स्पेसेस में आपको मूव देखने को मिली, उसमें एक टेक्सटाइल स्पेस की बात करनी होगी। रेमंड टू सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो इनटू टेक्सटाइल। सो रेमंड हो, बॉम्बे डाइंग हो, वेल्सपन हो, यहाँ पर आपको पूरे स्पेस में अच्छी मूव दिखी। कैपिटल गुड स्पेस आपको फिर से एक अच्छे मूव के साथ दिखा। एल्कोन इंजीनियरिंग में बड़े बड़े 10% तक के मूव दिखे। थर्मेक्स जैसे काउंटर्स दिखे। क्रूड सॉफ्ट हुआ आज क्लोजिंग पे 113 रुपये पर डॉलर के पास, जिस वक्त हम क्लोजिंग के पास का ये भाव है, तो उस वक्त हमने देखा कि आपको पेंट स्टॉक में एक मोमेंटम प्ले दिखा, क्लियरली एशियन पेंट्स, वर्जिन पेंट्स। तो पेंट स्टॉक्स ने भी एक यहाँ पर पूरे स्पेस में बाइंग देखने को मिली। तो सिलेक्टिव सेक्टर्स में आपको बाइंग दिखी। इंडेक्स को मैनेज का काम आज रिलायंस और टेक्नोलॉजी ने किया और एक सपोर्ट बड़ा जो बन गया बाजार के लिए 16,500 अब जरूर बन गया है। बिल्कुल, तो अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली। आज हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत भी की। वैल्यू केस्ट के रवि धर्मशी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि ऑटो सेक्टर के वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक हो गए हैं। उनके मुताबिक बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर में आगे तेजी का नजरिया है। बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, नॉट बिकॉज के फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बट बिकॉज द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव। एंड यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होने की जरूरत है फॉर द थिंग्स टू स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड। तो यहाँ पर भी लास्ट 4-5 साल में काफी खराब चीजें हुई है। एक तो ईवी का जो ट्रेंड आया, उसकी वजह से इनके टर्मिनल वैल्यू पे क्वेश्चन आ गया, इसकी वजह से वैल्यूएशन कंप्रेस हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे काफी रेगुलेशंस आए, जैसे कि इन टू व्हीलर इंश्योरेंस का कंपलसरी कर दिया गया, जिसकी वजह से बाइक्स की जो कॉस्ट थी वो मिनिमम 10-15% से बढ़ गई। देन देयर वर मेनी अदर रेगुलेशंस व्हिच केप्ट ऑन डिप्रेसिंग द डिमांड। तो 3-4 साल की डिप्रेसिव साइकिल से के बॉटम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज numbers have been falling 10, 12, 15% kind of year on year, every year since last 3 years. Now होगा क्या कि जो कोविड टाइम पे जो डिमांड सप्रेस हो गई थी, वेदर इट वाज ट्रक्स और वेदर इट वाज कार्स, वो सारी डिमांड अब वापस आएगी। एंड देयर इज अ नेचुरल साइकिल टू एवरीथिंग। जिन्होंने, अगर जो बिजनेसेस हैं जो ट्रक्स यूज करते हैं, 3-4 साल 5 साल से उन्होंने ट्रक नहीं किए, उनकी ट्रक्स एज हो गई है, तो वो अपने ट्रक्स को रिप्लेस करते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट डिमांड आएगी वो होगा।
टू व्हीलर्स में द वैल्यूएशंस हैव बिकम अट्रैक्टिव अगेन एंड सी दीज बिजनेसेस इवन इन द वर्स्ट ऑफ साइकिल उन्होंने पैसे कमाए, ऐसे नहीं है कि लॉसेस कर रहे हैं एंड रिटर्न ऑन कैपिटल भी बना रहे हैं अच्छा सा। सो थोड़ा सा अगर पॉजिटिव आया यहाँ पे, साइक्लिकल अपटर्न भी आया तो यहाँ से काफी अच्छा पैसे बनाने की संभावना है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो सेक्टर। ये ऑटो सेक्टर पर काफ़ी बुलिश हैं रवि धर्मशी, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे ही जानेंगे वो कहाँ पर बुलिश हैं। विवेक कारवा और किरण जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो जिस तरह का रीबाउंड हमने देखा बाजार में आज, आपको लगता है कि उसमें कोई स्ट्रेंथ है, वो सस्टेन करेगा या सिर्फ एक्सपायरी की वजह से ये तेज़ी आज देखने को मिली? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी हम निफ्टी के ऊपर देख रहे हैं, डेफिनेटली जो ये रिबाउंड आया है वो टिक सकता है। निफ्टी काफी स्ट्रांग है कंपेयरिंग टू द बैंक निफ्टी। पिछले टाइम में हमने देखा था 16,400 16,350 एक रेजिस्टेंस था, वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन अब की बार वो जो रेजिस्टेंस है वो गैप अप के साथ ओपन हुआ है। सो अब एक रेंज जो है वो क्लियरली अपसाइड पे शिफ्ट हो गई है। जो पहले 16,000 16,350 400 की थी, वो रेंज अभी 16,400 से 16,700 की हो गई है। और जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं आएगी, मुझे लगता है कि इसी रेंज के अंदर हम कारोबार करेंगे। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि कल के सत्र में हम वापस 16,700 750 तक के लेवल निफ्टी के अंदर देखें, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट आज दिया है, क्लियरली हमें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा ब्रेकआउट है फॉलिंग चैनल का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ऊपर देखें तो 35,700 35,800 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी में कोई नई तेजी नहीं है। सो ऑन एंड ऑल दोनों इंडाइसेस के अंदर बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। निफ्टी के अंदर बेस्ट बाय होगा 16,400 से 350, और अगर कल को कोई एग्रेसिव ट्रेड करना चाहे तो 16,600 के ऊपर आप एग्रेसिव बाय कर सकते हो। ओवरऑल टारगेट हमारा 16,750 तक का है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आता है 35,500 से लेके 35,300 के बीच में लॉन्ग कीजिए। ऊपर में 35,800 का रेजिस्टेंस है, वहां पे बुक कर सकते हो। और एग्रेसिवली अगर वहां पे मार्केट टिक जाता है तो 35,800 के ऊपर आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 36,200। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग आप जा सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव होना होगा नंबर 1, और आपको ध्यान रखना होगा अपने स्टॉप लॉसेस का भी। बाजार हमने देखा अच्छा खासा आज तेज़ी दिखा चुका था। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मूवमेंट हमने निफ्टी सेंसेक्स इंडाइसेस जो हमारे बड़े इंडाइसेस हैं उसमें देखा, उससे ज़्यादा अच्छे मूव्स कई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स दिखा रहे हैं आज। अगर मैं खासतौर पर पॉइंट आउट करना चाहूँ तो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, रेमंड हुआ या फिर टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, बॉम्बे डाइंग हुआ, ये ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के बिजनेस में हैं दोनों। इनमें हमने देखा कि करीब 12 से 20% तक की तेजी देखने को मिली। आपको लगता है कि इस समय जो फोकस है वो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए? सही बात है। इनफैक्ट काफी समय के बाद हम लोग ये देखें कि मिड कैप और स्मॉल कैप से बाइंग लौटी है। तो पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से ये हो रहा था कि लार्ज कैप भी पिट रहे थे और मिड एंड स्मॉल कैप। पिछले हफ्ते भी अगर हम लोग देखें तो काफी जोर से पिटाई हुई थी मिड एंड स्मॉल कैप्स की। तो फाइनली एक बाइंग एमर्ज हुआ है और मुझे लग रहा है कि एफआईआईज धीरे धीरे इसमें भी वापस लौटेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अब सस्ते लगने लग गए हैं। मतलब काफी मिड एंड स्मॉल कैप्स ऐसे स्टॉक्स है जो पीक से करीबन 30% से लेके 40% तक करेक्शन हो चुके हैं। तो एक तो ये सेगमेंट हुआ ही, तो काफी चीप लग रहा है मुझे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि टेक्सटाइल और रियल एस्टेट, देखिए जो रेमंड है, बॉम्बे डाइंग है, ये एक कॉम्बो है सारे के सारे। मतलब टेक्सटाइल भी आता है उसमें और रियल एस्टेट भी आता है। तो मुझे लग रहा है कि काफी बुलिश हूं मैं। इनफैक्ट हम लोग का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर आज के दिन रियल एस्टेट और टेक्सटाइल्स है, जो हम लोग क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं। और इन स्टॉक्स में जो आज रैली देखी है, तो लगता है कहीं ना कहीं एक बुफे जो बोलते हैं ना, वैसे बढ़ गया है दोनों के दोनों। तो आगे चल के भी मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट और टेक्सटाइल अच्छा करेगा। और टेक्सटाइल अब तक परफॉर्म नहीं किया है। पर्टिकुलरली अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, और पाकिस्तान की हालत भी काफी खस्ता है। श्रीलंका तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान टेक्सटाइल में काफी रूल करते हैं, और उनका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आज के दिन, वो इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल यहाँ से और अच्छा करना चाहिए। ओके, तो ये दो स्टॉक्स पर मैं टेक्निकल चेक भी करना चाहूंगा। किरण, आप बताएंगे रेमंड में और बॉम्बे डाइंग में इतनी तेजी देखने के बाद क्या कोई स्टीम बाकी है, या फिर जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो निकाले और घर जाए? सो रेमंड और बॉम्बे डाइंग दोनों के अंदर चूज करना है तो डेफिनेटली मैं बॉम्बे डाइंग चूज करूंगा, क्योंकि रेमंड में जिस तरह से आप बता रहे हो कि ऑलरेडी रैली आ चुकी है। जो ब्रेकआउट लेवल थे, वो ब्रेकआउट के पास जो टारगेट थे ऑलमोस्ट 1250 से 1300 तक
तो वो रैली हमने देख चुकी है। सो अब कोई फ्रेश एंट्री अगर करना चाहे रेमंड में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है उनको 1100 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह का मोमेंटम है पॉसिबली हम और रैली देख सकते हैं। सो 1100 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आप बॉम्बे डाइंग डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे एक 140 तक स्टॉक गया था, उसके बाद 95 का जब लो बनाया तब वहां पे डबल बॉटम ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। साथ ही साथ सभी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। सो कोई भी डिप आता है 115 तक का हमें लॉन्ग करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 104 तक का रखिए, और जिस तरह का पोजिशनिंग है डेफिनेटली हम 140 तक के लेवल बॉम्बे डाइंग में देख सकते हैं। ओके, तो बॉम्बे डाइंग में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स ये ध्यान रखिए क्योंकि 13% ये स्टॉक आज ऑलरेडी चल चुका है। रेमंड जो स्टॉक आज 19% चला है, अगर आपको उस पर फोकस करना है, वो पोर्टफोलियो में है आपके, तो उसे आप होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद और है। पूरे बाजार पर एक चीज़ का जिसका असर ज़्यादा पड़ता है वो है कच्चा तेल। उसमें हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है। क्या इसकी वजह है? और आज खासतौर पर शाम को ओपेक और नॉन ओपेक देशों की बैठक भी है, क्या संकेत मिल रहे हैं वहाँ से? ये पूरा अपडेट लेकर मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट में आज सबसे ज़्यादा गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। करीब करीब 2.5 से 3% की गिरावट आ गई है। $113 तक फिसल गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। और अगर आप पिछले कॉन्ट्रैक्ट से अगर तुलना करें, और इस हफ्ते में करीब करीब $11 तक ब्रेंट क्रूड का भाव सस्ता हो चुका है। और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अगर रूस से उत्पादन में बड़ी मात्रा में अगर कटौती की जाती है तो सऊदी उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन सऊदी को अभी लग रहा है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में अभी सप्लाई की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रीओपनिंग हो रही है चाइना की और ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी होगी, और जो समर सीजन की जो डिमांड है यूएस और यूरोप से अगर वहाँ तेज़ी से बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए तैयार है सऊदी। ऐसे सऊदी ने संकेत दिए हैं। और आज एक अहम बैठक है ओपेक प्लस की जो चल रही है। उस बैठक में अब क्या कुछ फैसला होता है, जुलाई में किस तरह का उत्पादन बढ़ोतरी होगा। अब तक यही संकेत है, जो पुराना उनका करार है कि रोजाना 4,32,000 बैरल वो रोजाना उत्पादन बढ़ाएंगे, शायद उसी करार को वो इस बार भी कायम रखे। हालांकि अलग से सऊदी इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। लेकिन रूस के क्रूड पर जिस तरह से पाबंदी यूरोपियन यूनियन ने इस हफ्ते लगा दी है, उसके बाद से अब रूस अन्य विकल्पों पर फोकस कर रहा है। चीन उसका सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट बायर है। अब भारत तेजी से उभरता हुआ दूसरा सबसे बड़ा बायर बनता जा रहा है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में भारत से भी ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। तो अब रूस के पास भी विकल्प है। तो हो सकता है कि रूस भी बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ाए, दूसरे बायर्स की तरफ रुख करे। तो एक माहौल बिल्कुल अलग चल रहा है और काफ़ी एक्शन की तैयारी में क्रूड है। लेकिन आज का जो एक्शन है पूरी तरह से ओपेक प्लस की बैठक पर होगा। बिल्कुल, फोकस ओपेक प्लस की बैठक पर ही होगा, और जब उसके नतीजे आएंगे उसमें से क्या निकल कर आया, क्या फैसले किए, ये हम आपको ईटीना स्वदेश पर बताएंगे सबसे पहले। लेकिन विवेक, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का मूव आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दिखाया है, काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं करीब 2.5-3% ये स्टॉक ऊपर चला है। मार्केट मूविंग स्टॉक है। रिफाइनिंग मार्जिन जो बेहतर होते जा रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? और आपको लगता है कि यहाँ से ये अप मूव कंटिन्यू रह सकता है? अगर जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड कर सकते हैं फिलहाल? रिलायंस मुझे लगता है कि लीड करेगा यहाँ से। और दूसरी चीज, आज अगर सुबह देखें, मतलब कैश मार्केट में जो बाइंग हो रही थी रिलायंस में, काफी हेविंग बाइंग हो रही थी और लग रहा था कि कोई ना कोई बिग क्वांटिटी डिलीवरी ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से लीड करने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, रिलायंस में जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो तो बढ़े ही है, ये तो नो डाउट्स बढ़े हैं, तो इसका एक बेनिफिट हो रहा है। और दूसरा बेनिफिट जो हम लोग ने ज्यादा बात नहीं की है, ये है जो सुनील भारती मित्तल जो डेट उठा रहे हैं कंपनी में स्टेक बढ़ाने की। ये डेट दिखाता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कितना स्ट्रांग आगे चल के जाने वाला है। और रिलायंस में काफी हद तक जियो का भी पार्ट है, और जियो का हो सकता है आगे चल के आईपीओ भी आए। तो वो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं रिलायंस में अभी फिलहाल, और आगे चल के जियो का भी इम्पैक्ट काफी आने वाला रिलायंस में। तो काफी बिजनेसेस है, लेकिन एक तो जियो है और रिफाइनिंग मार्जिन है। इन दोनों को लेके मुझे लग रहा है कि आगे चल के रिलायंस यहाँ से लीड करने वाला है और निफ्टी को काफी सपोर्ट देगा। ओके, तो निफ्टी को सपोर्ट देगा, यहाँ से लीड करेगा। अगर मैं किरण आपसे पूछूं, यहाँ से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टारगेट क्या दिखाई देते हैं आपको रिलायंस के लिए?
टर्म अगर हम देखें तो जब तक 2680 के ऊपर है, हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आप आराम से 2780 से लेके 2800 तक के टारगेट देख सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म की बात करें तो प्रीवियसली हमने देखा था अक्टूबर 2021 में रिलायंस का यही टॉप था 2750 2740 और वहां से स्टॉक टूट कर नीचे 2100 तक गया था। सो उसी रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 2750 का एक रेजिस्टेंस है मीडियम टर्म के हिसाब से। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि रिलायंस एक नई तेजी का स्टॉक हो जाएगा और वहां पे हम 3000 के ऊपर के भी टारगेट देख सकते हैं। 3000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में, लेकिन उसमें समय लगेगा। होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आपके सामने 2780 और 2800 तक के टारगेट्स यहां पर रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाते हैं और वो तस्वीर है आकाशा एयरलाइन के पहले एयरक्राफ्ट की। ये आकाशा एयर का एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अमेरिका के बोइंग सेंटर के में से ये तस्वीर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और माना ये जा रहा है कि मिड जून तक एक एयरक्राफ्ट भारत पहुंच जाएगा। विवेक, जो चर्चा चल रही है वो ये कि शायद जुलाई तक आकाशा जो है वो अपनी पहली फ्लाइट टेक ऑफ उनकी हो जाए। ये जो नया प्लेयर मार्केट में अब आएगा, इसके अलावा जेट एक बार फिर 2.0 वर्जन में तैयार है मार्केट में आने में। आपको क्या लगता है जो पूरी एविएशन इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और जो लिस्टेड प्लेयर हैं सबसे पहले इंडिगो जैसा काउंटर, उसमें क्या इम्पैक्ट लगता है आपको? देखिए, टिकट खरीदिए, घूमिए फिरिए, लेकिन एविएशन के स्टॉक्स मत लीजिए, ये रहेगा मेरा एडवाइस। टिकट आप जरूर ले सकते हो। और मैं इस कारण से बोल रहा हूँ कि देखिए, जो टेलीकॉम में अब तक हो रहा था वो अभी तक एविएशन में चल रहा है और कंपटीशन इतना हीटेड है। एक तरफ एटीएफ ऑल टाइम हाई पे है, क्रूड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आगे चल के अगर कंपटीशन बढ़ता है तो ये इंडिगो के लिए खराब ही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे एशियन पेंट्स था लीडर और बर्जर लीडर था सेकंड नंबर पे, अब जेएसडब्ल्यू आ रहा है, एक एक करके सारे के सारे पेंट में आ रहे हैं। तो कहीं एक अगर डब्बा भी कहीं बिकता है तो एशियन पेंट का लॉस है। सिमिलरली अगर एक टिकट भी एक्स्ट्रा जेट को जाती है, या मैं कल जेट की लूं या आप आकाशा में बुक करो, तो कहीं ना कहीं वो स्पाइस जेट और इंडिगो के लिए नुकसान ही देने वाला है। तो अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने कहा, टिकट खरीद सकते हो लेकिन स्टॉक नहीं खरीदना आप। ये उम्मीद करते हैं कि जब नए प्लेयर्स आएंगे मार्केट में तो टिकट कुछ सस्ते होंगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले इंडिगो के जो करंट चेयरमैन हैं वो हमारे चैनल पर आए थे, सीईओ जो हैं, माफ़ कीजिए, उन्होंने आकर कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडस्ट्री अब मैच्योर हो गई है और यहाँ से टिकट के प्राइस कम नहीं होंगे। पहले जो कंपनियाँ आई उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्राइसेस कम किए, जिसके कारण काफ़ी हैवी लॉसेज उठाने पड़े। लेकिन जिस तरह क्रूड के प्राइस चल रहे हैं और इसके बाद अब ऐसा उनको लगता नहीं है कि दाम बहुत कम हो, लेकिन कम से कम ऑप्शन तो बढ़ ही जाएंगे। तो टिकट खरीदिए, शेयर मत खरीदिए, ये है विवेक की राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज एक और बड़े मैनेजमेंट से बात की। बाटा इंडिया के एमडी और सीईओ गुंजन शाह ने कहा है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए बेहतर मार्जिन को बरकरार रखने के लिए कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की है और प्रोडक्ट मिक्स में सुधार भी किया है। हमको ये इनिशियल इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले से दिखने चालू हो गए थे, जो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। हमने तभी से ऑलरेडी काफी सारे एक्शंस इनिशिएट कर दिए थे ताकि वी कैन मैनेज दिस वेल। हमने 3 तरीके से ये मैनेज किया है ताकि हम उसको मैनेज करें और हमारे मार्जिन्स को बरकरार रखें। एक तो है कि हमने सबसे पहले फोकस किया कि हम अपनी एफिशिएंसीज को कैसे और तरीके से हम टाइटन कर पाए। हमारे वेरियस ऑपरेशंस के अंदर हम कई तरीकों के से बेसिकली हमने ट्राई किया कि हमारे ऑपरेशंस को हम ज्यादा एफिशिएंट करें। साइमल्टेनियसली हमने बेसिकली ऑल्सो हमारे प्रोडक्ट मिक्स को इम्प्रूव किया है। तो जैसे हम स्नीकर्स, हमारा कैजुअल पोर्टफोलियो, ये जिस तरीके से तेजी से ग्रो कर रहा है, इसके कारण भी हमारा मिक्स सुधर गया है, जिसके कारण भी मार्जिन पे इफेक्ट आता है। और तीसरी चीज ऑब्वियसली हमको काफी जगह पे कैलिब्रेटेड तरीके से हमको प्राइस इंक्रीज लेनी पड़ी और इससे भी ऑब्वियसली हमारे मार्जिन पे बेनिफिट आता है। ये हमको, इसके बावजूद हमने ये नजरिया हमने लॉन्ग टर्म का नहीं छोड़ा कि हम हमारे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स ब्रांड के पीछे as well as in our stores we have actually ramped them up. So those expenses we have actually gone up because that is important for a long term growth of Bata as a brand. And last 2 quarters we have launched some of our largest campaigns, whether it is unlimited sneakers, whether it is hush puppies का सबसे पहला डिजिटल कैंपेन हमने लॉन्च किया हमारे हिस्ट्री के अंदर, और हमने अभी अप्रैल के अंदर बेसिकली हमने दिशा पटानी के साथ 24/7 कैजुअल कलेक्शन भी लॉन्च किया है। तो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स फिर भी लगे रहेंगे।
विवेक, काफ़ी हद तक कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है बाटा अपनी ग्रोथ की तरफ और नए स्टोर्स खोलने की भी तैयारी है, और दूसरी तरफ ये भी मैनेजमेंट कह रहा है कि हम लोग जो अपना खर्चा है उसको रैशनलाइज करेंगे, बेहतर तरीके से ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे आगे। क्या आपको लगता है कि ये कमेंट्री कुछ हेल्प करती है बाटा पर? फिलहाल क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं तो सुन के बहुत खुश हुआ, और मैं आपको बोल दूं, अभी मैं जो बेल्ट पहन के रखा हूं वो भी हश पपीज का है और शूज भी हश पपीज के है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं बाटा का 60 रुपए से, 60 जस्ट 60 से। ओके। तो 60 का आज 1900 हो गया है, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला है। और जो जो फुटवेयर इंडस्ट्री में आगे चल के होने वाला है, यहाँ पे भी क्या है कि बहुत मतलब एकदम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत थे, ये सारे कंसोलिडेट होके 4-5 प्लेयर्स यहाँ पे भी रहने वाले हैं आगे चल के। तो बाटा बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, और अगले हो सकता है अगले 2-2.5 साल के अंदर ये आपको 3000 रुपए भी मिल सकता है। तो बाई कीजिए, बाटा बुलिश हूं मैं। ओके, तो आप तो बहुत लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं यहाँ पर बाटा के, और कई बार होता है लेकिन कि बाजार में जो ट्रेडर होता है उसका इतना लंबा व्यू नहीं होता कि वो 60 से लेकर 1900 तक का शेयर होल्ड करे और अब 3000 तक का पेशेंस भी रखे। इसलिए मैं किरण को लाना चाहूँगा यहाँ बीच में। किरण, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में कोई अच्छे अपसाइड दिख रहे हैं यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए बाटा में? तो नवंबर 2021 से अगर हम बात करें तो स्टॉक में लोअर हाईज लोअर लो बन रहे थे, और रिसेंटली मई महीने में हमने देखा कि हायर हाईज और हायर लो बनने का चालू हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं 1900 के लेवल के आसपास मल्टीपल मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान आउट कर रहे हो, जैसे 10-15 दिन के लिए अगर आपको लेना चाह रहे हो, ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप 1800 से 1820 के बीच में आप एक्यूमुलेट करो। अभी 1840 के आसपास का भाव है, सो 1820 तक भी इनफैक्ट आप अग्रेसिवली ले लो। नीचे में स्टॉप लॉस आप 1790 का रखो। इमीडिएट टारगेट जो हम देख रहे हैं वो 1880 1885 का देख रहे हैं, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है देन वी कैन सी लेवल अप टू 1950 1960। सो यस, यू कैन बाय बाटा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1790 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, लेकिन कुछ डिप का इंतजार कीजिए। 1840 के आसपास से 1820 के आसपास लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है। 1880 से 1885 तक के टारगेट यहाँ पर आपको बाटा पर मिल रहे हैं। चलिए, वक्त है ये जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आज। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है इसलिए मैं दोनों मेहमानों को 1-1 मिनट दे सकता हूं। किरण, आपसे शुरुआत करता हूं, बताइए कौन से आइडियाज आप शेयर करेंगे आज? हमारे दो आइडियाज है। एक स्टील सेक्टर के अंदर है, हमने देखा है कि बहुत बीटन डाउन हो गया। टाटा स्टील में डेली चार्ट पे मल्टीपल बुलिश पैटर्न हमें दिख रही है फ्रॉम इंट्राडे टू डेली चार्ट। 1080 1070 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 1 से 2 दिन में हमें 1120 तक के टारगेट दिख रहे हैं, और 1055 का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो। नेक्स्ट काउंटर है गुजरात गैस। ऑलरेडी हमने ये काउंटर आपके चैनल के माध्यम से 550 पे रिकमेंड किया था, आज 570 पे हम उसी को रीरेट करते हैं। आप 570 के आसपास भी इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1-2 दिन में 599 तक के टारगेट्स है, और 554 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। ओके, तो गुजरात गैस पहले भी रिकमेंड किया जा चुका है और अच्छा रिटर्न दे रहा है। आगे इसको रीरेट करीब 600 तक के टारगेट। टाटा स्टील भी आप बाय करके चल सकते हैं। विवेक, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? हाँ जी, देखिए, जो टेलीकॉम सेक्टर में हो रहा है उसको देखते हुए मैं पहले तेजस नेटवर्क्स रेकमेंड करूंगा। आज अपर सर्किट में बंद हुआ था, और हो सकता है ये कल और अपर सर्किट मार दे, लेकिन अपर सर्किट सैडली ये है कि खाली 5% का है, तो हो सकता है कि 495 तक कल जाए, और इस पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो 446 का लगाइए। इसको थोड़ा लंबे नजरिए से भी देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि 500 550 भी जा सकता है। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा मैट्रिमोनी। देखिए, जो .com कंपनीज में क्रैश आया था, मैट्रिमोनी में इतना बड़ा क्रैश नहीं आया, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी दिया है काफी हद तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस है बोलूंगा मैं। तो स्टॉप लॉस लगाइए इस पे 800 रुपए। और एक और चीज है, इसका बाई बैक आने वाला है, वो है 1150। तो आज जो मार्केट में करीबन 830 या 33 चल रहा है, वहां से अगर ये 1000 रुपए आपको पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए, तो ये मीडियम टर्म बेट रहेगा। लेकिन हाँ, वीआईपी स्टॉक जब आप बोलते हो तो ऐसे स्टॉक्स ही रहने चाहिए, और 1150 का इसका बाई बैक आने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ मैट्रिमोनी में 1000 रुपए तक के टारगेट के लिए आप ले सकते हैं इसको। साथ ही साथ तेजस पर भी फोकस है यहाँ पर, उसको भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो में शामिल। लंबी अवधि के नज़रिए से भी ये दोनों स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक और किरण, आज समय निकालकर शो में शामिल होने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इथीना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
सबने कहा ये रास्ता बहुत मुश्किल है। सबने कहा इस जीवन काल में